આગળ વધીએ સમાચારમાં માણાવદરમાં જાહેર સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ કરશે જાહેર સભા। જવાહર ચાવડાના સમર્થનમાં જાહેર સભાનું આયોજન। માણાવદરના ગાંધી ચોક ખાતે સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે। તો જવાહર ચાવડાના સમર્થનમાં જાહેર સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ગાંધી ચોક ખાતે જાહેર સભા રાખવામાં આવી છે, જ્યાં મહિલા પુરુષો તમામ લોકો હાજર રહ્યા છે। ભાજપે પ્રચારના શ્રી ગણેશ કરી દીધા છે ને ત્યારે કેન્દ્રીય મંત્રી વીકે સિંહ ગોંડલ આવી પહોંચ્યા। ગોંડલમાં ગીતાબા જાડેજાના પ્રચાર માટે કેન્દ્રીય મંત્રી રાજકોટમાં જનસભાને પણ સંબોધશે। ગોંડલના વચેરાના વાડામાં ભાજપ મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન પણ કર્યું છે। कि गुजरात ने एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है पूरे देश को दिया है और हम चाहते हैं कि वो उत्कृष्ट उदाहरण आगे भी चलता रहे। इसलिए इस विधानसभा चुनाव के लिए हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता के अंदर अगर कोई गलतफहमी रह गई हो, क्योंकि बहुत से लोग झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो उनको बताया जाए कि गुमराह नहीं होना है। जो विकास के लिए अच्छा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा कर रही है इतने सालों से, जिससे कि गुजरात का नाम सब जगह विख्यात हुआ है, उसी चीज को बनाए रखना है। सूरत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर માંગરોળના વાંકલ ખાતે સભામાં પહોંચ્યા। માંગરોળ બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર ગણપત સિંહ વસાવાના પ્રચાર માટે કેન્દ્રીય મંત્રી अनुराग ठाकुर પહોંચ્યા। જાહેર સભામાં મોટી સંખ્યામાં જનમેદની પણ ઉમટી પડી। के साथ भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी, सवाल ये खड़ा होता है कि आप कभी हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़े नजर आते थे। सावरकर, वीर सावरकर के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। ये कांग्रेस की मानसिकता है जो एक परिवार से आगे बढ़कर ना देख पाई है ना देख पाएगी। वो ये शायद जानते नहीं, गुजरात का मॉडल नंबर 1 मॉडल है, गुजरात का मॉडल विकास मॉडल है और गुजरात की गली गली में एक ही नारा है, भाजपने राज्यમાં गुजरात मजाમાં। ગુજરાતની ચૂંટણીમાં અમિત શાહનો ઝંઝાવાતી પ્રચાર। 20-21 નવેમ્બરે અમિત શાહ ગુજરાત આવશે। 20મીએ નીજર ડેડિયાપાડામાં ગજવશે સભા। 21મીએ 4 સ્થળોએ શાહ સભા ગજવશે। ખંભાળિયા, કોડીનાર, રાજુલા અને ભુજમાં પણ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તો ગુજરાતની ચૂંટણીમાં અમિત શાહ પણ ઝંઝાવાતી પ્રચાર કરવાના છે। 20 અને 21 નવેમ્બરે અમિત શાહ ગુજરાત આવશે। तो 6 સ્થળોએ જાહેર સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં ઉપસ્થિત રહેશે। 21મીએ 4 સ્થળોએ અમિત શાહની સભા છે। જામ ખંભાળિયા, કોડીનાર, રાજુલા, ભુજમાં સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તો 20 અને 21 2 દિવસનું જે શેડ્યુલ છે, બિઝી શેડ્યુલ છે, જાહેર સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અલગ અલગ સ્થળોએ સભા ગજવશે અમિત શાહ। તો આજથી બીજેપીનો ઝંઝાવાતી પ્રચાર પણ શરૂ થઈ ગયો છે। કાર્પેટ બોમ્બિંગ કરવામાં આવ્યું છે। એક સાથે અનેક જગ્યાએ નેતાઓ સભા ગજવી રહ્યા છે। અને હવે વાત કરીશું ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં બુલડોઝરની એન્ટ્રીની। उत्तर प्रदेश बाद गुजरात में पण बुलडोजर की एंट्री थई चुकी है। जी हाँ, चूंटणी में भाजपनु बुलडोजर थी प्रचार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज सूरत में 84 बैठक पर सीएम योगी जाहिर सभा ने संबोधशे। योगी आगमन पहला ज बुलडोजर थी प्रचार पण शुरू थई चुक्यो छे। हाई वोल्टेज युग में हाईटेक युग में चूंटणी प्रचार पण हाईटेक बन्यो छे। विधानसभानी चूंटणी आवी रही छे ने बधा ज पक्षो प्रचार कंईक अलग रीते करी रह्या छे। त्यारे खेड़ा जिल्लाना नडियाद बेठक पर भाजपना उम्मीदवार एक रोबोट द्वारा प्रचार करी रह्या छे। नडियाद बेठकना भाजपना उम्मीदवार
પંકજ દેસાઈએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ડિજિટલ ઇન્ડિયાના કન્સેપ્ટને આગળ વધાર્યો છે। આ રોબોટ લોકોની વચ્ચે જઈ અને પેમ્ફલેટ આપી રહ્યો છે અને સાથે જ આ રોબોટ અત્યાર સુધી કરેલા વિકાસના કાર્યો પણ કહેશે, ચૂંટણીના સ્લોગન પણ બોલશે। यहाँ जो विधानसभा हमारे कार्यालय में जो भी लोग आएंगे उसमें उसके बीच में जाएगा और सीधा पैम्पलेट देगा और पैम्पलेट देने के बाद ये स्पीकर के माध्यम से प्रचार भी करेगा। उसमें नडियाद विधानसभा का जो जो कार्य हमने किया है वो भी सब बोले। हमारी टीम है, प्रदेश की टीम, उसमें ध्रुव पंडित करके हमारे कारोबारी सभ्य है, वो कारोबारी सभ्य जी ध्रुव पंडित की टीम ने ये पूरा रोबोट क्रिएट किया है और हम यहाँ पे वो हमारे विधानसभा में हमारे विधायक जी के प्रचार के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल में हम ये डोर टू डोर प्रचार के लिए कर रहे हैं, विधानसभा के प्रचार के लिए, विधानसभा कार्यालय के प्रचार में भी इसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उसको ये रोबोट के माध्यम से हम पैम्पलेट दे रहे हैं। तो रोबोट थी प्रचार થઈ રહ્યો છે। આ રોબોટ વિકાસના કાર્યો લોકો સુધી પણ પહોંચાડી રહ્યો છે, પેમ્ફલેટનું વિતરણ કરી રહ્યો છે। રોબોટ અને લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે। અને હવે સીધા જ આપણે લઈ જઈશું રાજકોટના જસદણ માંડવિયાની સભા, મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત। 2000 કાર્યકર્તાઓ સાથે જોડાતા હોય એમને એમના 10 કાર્યકરો સાથે અહીંયા મંચ પર અને જેટલું થઈ શકે એટલું જ કહે છે। એના કેટલાય પરિમાણ આપણે જનતા જનાર્દનની સામે 27 વર્ષની અંદર રાખી ચૂક્યા છીએ। આપણો પંથક તો કિસાની સાથે જોડાયેલો પંથક છે। આપણે બધા લોકો ખેડૂત છીએ, માલધારી છીએ, નાનો મોટો વ્યવસાય કરીને આપણું ગુજરાન ચલાવનાર લોકો છીએ। મને ભલી ભાતી ખબર છે, એક સમય હતો જ્યારે હું ભણતો હતો 12મા ધોરણની અંદર, એ વખતે મારે અહીંયા જ્યારે સામાન્ય વર્ગના લોકો ઉપસ્થિત છે ને, ખેડૂત વર્ગના લોકો ઉપસ્થિત છે, ત્યારે ઉદાહરણ આપવું છે। એ સમય હતો, આ બધાય લોકોનું શાસન હતું ને, કોંગ્રેસ વાળા લોકોનું। લાગવગ એ જ લાયકાત હતી, પૈસા એ જ પરમેશ્વર હતા। ગરીબ અને સામાન્ય માણસ હોય ને, અહીંયા પોતાના માલ ઢોલ લઈને મજૂરી કરનાર અથવા તો પશુપાલન કરીને વ્યવસાય ચલાવનાર લોકો હોય, ખેતરના એક છેડે ઝૂંપડું બનાવીને મજૂરી કરનાર વ્યક્તિ, ભલા કોના માતા પિતા એવું ન ઈચ્છે કે પોતાનો દીકરો ભણી ગણીને ડોક્ટર થાય, એન્જિનિયર થાય, વકીલ થાય। કોઈ પણના માવતર પેટે પાટા બાંધીને ભણાવવા પડે તો પણ ભણાવે, કારણ કે પોતાનું ભવિષ્ય ને પોતાનું ભાવિ ને પોતાનું જીવન તો જેમ ગયું તેમ, પરંતુ મારા દીકરા મારી દીકરીનું ભવિષ્ય ઉજળું બનવું જોઈએ, આ ભરોસા સાથે પોતાના દીકરા દીકરીઓને શિક્ષણ આપતા હોય। મને દિવસો યાદ આવે છે, હું 12મું ધોરણ ભણતો હતો અને એ વખતે પાલીતાણા પંથકની અંદર આપણે ત્યાંથી પણ બધા લોકો હીરા ઘસવાનો ક્રેઝ હતો। સુરતની અંદર હીરા ઘસવા માટે જાય, મારા બાપુજી ગામડાની અંદર ખેતી કરે, સામાન્ય ખેડૂત, મહેનત કરે, કોઈનું નાનું મોટું ભાગમાં વાવવા પણ રાખે। મને 12 ધોરણ સુધી ભણાવ્યો ને એ વખતે મેં કહ્યું હતું કે મારે આગળ ભણવું છે। ત્યારે મારા બાપુજીએ મને કહ્યું હતું, એક ખેડૂત કિસાને મને કહ્યું કે બેટા, અમે હજુ થોડી વધારે મહેનત કરશું, તું ઈચ્છતો હો તો અમે તને ભણાવીએ પણ ખરા, કોઈની પાસેથી ઉછીના પાછીના પણ કરીશું, પરંતુ બેટા નોકરી ક્યાં મળે છે? મારી પાસે કોઈ જવાબ નહોતો। એમણે કહ્યું હતું કે નોકરી તો એને મળે ભાઈ। એને 2 વાક્ય પાછળથી બોલ્યા, મને કે આપણી પાસે કોઈ લાગવગ નથી, અને મેં સાંભળ્યું છે કે નોકરી જોતી હોય તો આ લોકો પૈસા વગર કોઈને નોકરી આપતા નથી। આ બેમાંથી એકે વસ્તુ આપણી પાસે નથી, છતાંય તું કહેતો હોય તો અમે તો તને ભણાવીએ। કેવો સમય હશે? લાગવગ હોય તો નોકરી મળે। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आप सबके प्रति हृदय से अभिवादन करता हूं। विगत दिनों मोरबी में
हुई दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने परिजनों को, निकट संबंधियों को खोया है, उन सब के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन सभी काल कलमित हुए दिवंगत जनों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना भी करता हूं। भाइयों बहनों, पूरा देश इस घटना में मोरबी की जनता के साथ में खड़ा हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया। रात दिन जिस रूप में कार्य हुआ, श्री कांति भाई अमृत्या जी जैसे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान में जोखिम में डाल करके एक एक व्यक्ति की जान को बचाने के लिए वहां पर कार्य किया था। और भाइयों बहनों, लेकिन मोरबी चुनौतियों से जूझता हुआ सदैव हर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए खड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि इस प्रकार की चुनौती मोरबी के सामने पहली बार नहीं आई है, बार बार आई है, और उस चुनौती का सामना करते हुए मोरबी हमेशा खड़ा हुआ है। चाहे 1979 के उसी स्थल पर हुए दुर्घटना का मामला रहा हो, साइक्लोन के समय, और चाहे वह भूकंप के समय जब लोग मानते थे कि अब गुजरात का क्या होगा, मोरबी को खड़ा होते हुए और फिर से तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए देश और दुनिया ने देखा है। इसके लिए मैं आप सबके इस जीवंतता के लिए हृदय से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा पूरी दुनिया के अंदर आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए हर उस योद्धा को प्रेरणा देता है। जो देश आज भी दुनिया के अंदर अपनी आजादी के लिए कराह रहे हैं, उन देशों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आंदोलन, सत्य और अहिंसा का आंदोलन आज भी एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा देता है। दुनिया के तमाम देश प्रेरित होते हैं। भारत की एकता और एकात्मता का आधार क्या होना चाहिए? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद ब्रिटिशर की साजिश को दूर करते हुए देश की 563 से अधिक रियासतों को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना करके जूनागढ़ और हैदराबाद के जो नवाब थे, जो भारतीय गणराज्य में शामिल होने से थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, सरदार साहब की एक ही बार उनके कहने से उनको भी घुटना टेकना पड़ा था। ये गुजरात की धरती है। और भाइयों बहनों, ये भारत का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश को मिल रहा है। पूरी दुनिया उनसे लाभान्वित हो रही है। अभी आपने 3 दिन पहले इंडोनेशिया के बाली में देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। अगले 1 वर्ष तक G20 के देशों का नेतृत्व भारत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के 20 जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, वे लोग किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं दुनिया की सुख, समृद्धि और शांति के लिए। ये सारे कार्यक्रम होने वाले हैं और यह पूरे देश के लिए, हर गुजरातवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज गुजरात मॉडल की चर्चा देश और दुनिया में होती है। एक गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित किए।
विकास का क्या मॉडल होना चाहिए, सुरक्षा का क्या मॉडल होना चाहिए, शांति और सौहार्द के लिए क्या कुछ होना चाहिए, गरीब कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या होना चाहिए, ये सभी मॉडल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के अपने 13-14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान न केवल गुजरात वासियों को बल्कि पूरे देशवासियों को दिया। और आज उसी मॉडल को पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया उदाहरण के रूप में ले रही है। ये गुजरात का ही मॉडल है जिसने कोरोना जैसी आपदा के समय, महामारी के दौरान न केवल भारत के 135 करोड़ लोगों को एक नया जीवन देने का काम किया। आपने देखा होगा जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ता गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए नए तरीके से उसको निपटने की भी रणनीति देनी प्रारंभ की। पहले जान है जहान है, हर व्यक्ति अपने आप को बचाए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो जान है जहान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए एक नई प्रेरणा दी। कोरोना का प्रकोप दुनिया के अंदर बढ़ता गया, भारत के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के लिए फिर कार्रवाई और उसके अनुरूप रणनीति भी तय हो गई। तीसरे चरण में आपने देखा होगा कि जो जहां बीमार है वहीं उपचार की व्यवस्था भी होनी है। यह कार्य भी हुआ और जब लगा कि नहीं इसके अलावा कुछ और भी चाहिए, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और भाइयों बहनों हर गरीब को, देश के 80 करोड़ भारतवासियों को फ्री में राशन की सुविधा भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी थी। फ्री में राशन की सुविधा भी दी, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। और गरीब के लिए नई नई योजनाएं घोषित हुई। आज गरीब कल्याणकारी योजनाओं की जब बात आती है तो भारत एक उदाहरण के रूप में दुनिया के सामने आता है। विकास के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की बात आती है तो दुनिया के सामने भारत एक रोल मॉडल के रूप में रहता है। और ये हमारा सौभाग्य है जिस देश की आजादी को लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने